मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी समझा नहीं, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता रहा था। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि हालांकि धनराम के मन में मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या जरूर थी, और वह ईर्ष्या इस वजह से थी कि गुरुजी इसी को सजा का अधिकार दे देते हैं, यह पढ़ने में तेज है तो इसे ज़्यादा मानते हैं। लेकिन यह ईर्ष्या उसके मन में संक्षिप्त थी, थोड़ी बहुत थी, बल्कि धनराम के मन में मोहन के प्रति प्यार और सम्मान का भाव ज़्यादा था। और इसका कारण यह था, लेखक कहते हैं कि इसका एक कारण यह था कि बचपन से ही धनराम के मन में जातिगत हीनता बिठा दी गई थी, यानी तुम जाति में छोटे हो और यह जाति में तुमसे ऊंचा है, तो इसलिए तुम इसके प्रतिद्वंदी नहीं हो सकते हो, यह तुमसे सर्वश्रेष्ठ है। तो शायद इसीलिए धनराम ने भी मोहन को कभी अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता रहा। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। और फिर बीच बीच में जब वह मास्टर साहब के मुंह से यह सुन लेता था कि ज़रूर एक दिन मोहन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और हमारे स्कूल का और मेरा नाम रोशन करेगा, जब यह बात धनराम सुन लेता था तो फिर वह इसे मान लेता था, क्योंकि यह स्वयं गुरु जी कह रहे हैं, और फिर वह किसी और प्रकार से सोच ही नहीं रखता था। वह मान लेता था कि मोहन का अधिकार उससे ज़्यादा है, क्योंकि मोहन उससे पढ़ने लिखने में अच्छा है और गुरु जी भी उसे खूब मानते हैं। तो धनराम ने मन ही मन मान लिया था कि मोहन उससे श्रेष्ठ है। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतिहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया था, धनुआ 13 का पहाड़ा सुना तो? 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। अब यहाँ लेखक यह बता रहे हैं कि छोटी जातियों में जैसा होता था कि बच्चे ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाते थे, वैसा ही कुछ धनराम के साथ भी हुआ। तीसरी कक्षा के आगे वह पढ़ नहीं पाया, और मास्टर साहब भी कभी कभार ही पढ़ाई के दौरान उस पर ध्यान देते थे। ऐसा होता है अक्सर कि जो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर होता है, कभी कभार शिक्षकों की नज़र उस पर ज़्यादा नहीं जा पाती है। तो यहाँ भी मास्टर त्रिलोक सिंह कभी कभार ही धनराम के ऊपर ध्यान दे पाते थे, और एक दिन जब ध्यान दिया तो 13 का पहाड़ा पूछ लिया। तो 12 तक का तो पहाड़ा धनराम को आता था, लेकिन 13 का पहाड़ा ही उसके लिए पहाड़ सा हो गया था, मुश्किल हो गया था। फिर उसने सुनाना शुरू किया, 13 एकम 13, 13 दूनी 24। अब देखिए दूनी में ही वो फंस गया। 13 दूना 26 होता है, सभी जानते हैं, लेकिन जब वो उसने 24 कहा तो सटाक 1 संटी उसकी पिंडलियों पर मास्टर साहब ने लगाई थी कि वह टूट गई। संटी कहते हैं पतली सी छड़ी को। तो पतली सी छड़ी से मास्टर साहब ने मारा उसको और वह पतली सी छड़ी टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। और मास्टर साहब ने सज़ा पाने वाले को ही यह अधिकार दे दिया कि अपने लिए जाके स्वयं डंडा चुन के लाओ और मजबूत डंडा लाना। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था, सज़ा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। अब यहाँ त्रिलोक सिंह का एक नियम था, मास्टर साहब का एक नियम था कि जो मार खाता है, मार खाने के दौरान अगर डंडा टूटा तो उसी को जाके डंडा लाना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है कि जो छात्र डंडा लाने जाता था वह खुद से ज़्यादा मास्टर साहब के संतोष को ध्यान में रखता था डंडे का चुनाव करते वक्त, कि मास्टर साहब कहीं यह ना कहें कि इतना कमज़ोर डंडा क्यों लाया, तो
तो खूब मजबूत डंडा लेके वो आदमी वह छात्र जाता था। तो धनराम ने भी ऐसा ही किया, खूब मोटा तगड़ा डंडा उसने चुना और ऐसा लगा कि जैसे वो अपने लिए डंडा नहीं लेके जा रहा है, यानी खुद को मार खानी है ऐसा नहीं महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि दूसरों को सजा देने के लिए वो डंडा ले जा रहा है। धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। तो लेखक कहते हैं अब इसे धनराम की मंदबुद्धि माने या उसके मन में बैठा हुआ डर माने, वह पूरे दिन रट्टा लगाता रहा लेकिन आखिरकार उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया। छुट्टी के समय जब मास्टर साहब ने उससे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते वह फिर लड़खड़ा गया था। यानी 13 3 यानी 13 तियाँ क्या होता है यह वह नहीं बता पाया। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बेंत का उपयोग करने की बजाय जबान की चाबुक लगा दी थी। कहते हैं डंडे का मार क्षण भर में भूल जाता है, लेकिन जबान से जो चोट लगता है वह पूरे जन्म तक याद रहता है, बहुत समय तक याद रहता है। तो मास्टर साहब ने इस बार डंडे का इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन जबान की चाबुक चला दी और क्या कहा, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। तो मास्टर साहब ने कहा कि चूँकि वह लोहार जाति का था तो मास्टर साहब ने उसको जातिगत संबोधन में संबोधित करते हुए कहा कि चूँकि तू लोहार है तो तेरे दिमाग में लोहा भर गया है, इसमें विद्या का ताप कहाँ से लगेगा, यानी तेरे नसीब में विद्या सीखना नहीं है। और फिर उन्होंने क्या किया, अपने थैले से 5-6 दरातियाँ निकाल कर उन्होंने धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी थी। अब छुट्टी हो गई है, छुट्टी होने को है, तो उन्होंने अपने झोले में से 5-6 हंसुए निकाले जिसे फसल काटते हैं और धनराम को पकड़ा दिया कि इसमें कल धार लगा के लाना। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। धनराम हाथ पर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धोंकनी फूंकने या सान लगाने के काम में उलझाना शुरू कर दिया। अब लेखक कहते हैं कि धनराम के पिता के पास इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो अपने बच्चे को आगे बढ़ा सकें, इसलिए ज्यों ही धनराम थोड़ा बड़ा होने लगा पिता ने उसे अपने पुश्तैनी काम में खींच लिया। वह भी लोहार का काम सीखने लगा और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा, यानी लोहारों का जो काम होता है वह धनराम सीखने लगा। फ़र्क इतना ही था कि जहाँ मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी मनपसंद का बेंत चुनने की छूट दे देते थे, वहाँ गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे और जरा सी गलती होने पर छड़, बेंत, हत्था जो भी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रसाद दे देते। अब कहा कि अब मास्टर त्रिलोक सिंह के विद्यालय से इसका नाम कट गया, पिता के विद्यालय में एडमिशन हो गया, यानी पिताजी अपना पुश्तैनी काम सिखाने लगे अब इसको। और स्कूल में तो यह छूट होती थी कि अपने लिए डंडा स्वयं ही चुनो, लेकिन यहाँ ये भी छूट नहीं थी। यहाँ पिताजी ही उसके लिए चुनाव करते थे कि तुम्हें इस समय कौन सा काम करना है, और ज़रा से भी गलती होती तो ये नहीं देखते थे पिताजी कि किससे मार रहे हैं, लोहे से, बेंत से, जो भी हाथ लग जाता था उसी से पीटना शुरू कर देते थे। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा वे कब गंगाराम के आफर को धनराम का आफर कहने लगे थे। आगे समय बीता और कुछ ही दिनों में गंगाराम परलोकवासी हो गए, उनकी मृत्यु हो गई और धनराम ने पिता की विरासत को संभाल लिया। और फिर गांव वालों को भी याद नहीं रहा कि कब वो गंगाराम की भट्ठी को धनराम की भट्ठी कहने लगे थे। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि प्राइमरी स्कूल यानी प्राइमरी पास कर लेने के बाद ही मोहन को छात्रवृत्ति मिलने लगी और मास्टर साहब की भविष्यवाणी काफ़ी हद तक सही साबित होने लगी,
क्योंकि छात्रवृत्ति उन्हीं बच्चों को मिलता था जो पढ़ने में कुशाग्र होते थे, अच्छे होते थे। तो चूँकि उनके पिताजी साधारण हैसियत वाले थे, तो आगे की पढ़ाई वो उनके लिए कराना बहुत मुश्किल थी, और अब तो छात्रवृत्ति मिलने लगी तो इससे काफ़ी सहारा हो गया। तो इससे पिता का भी हौसला बढ़ा कि बच्चे को आगे पढ़ाएंगे, और वो भी स्वप्न देखने लगे कि अब मेरा बेटा पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनेगा। क्योंकि जो उनका जो पुश्तैनी काम था, पंडिताई पुरोहिताई, उससे उन्हें काफ़ी निराशा हुई थी, क्योंकि दान दक्षिणा के बूते पर परिवार किसी तरह चल पाता था, भरपेट खाना भी नहीं मिल पाता था। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। यानी पंडित जी की यह इच्छा थी कि उनका पुत्र मोहन पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाए और घर की दरिद्रता को मिटा सके। लेकिन इच्छा होने भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। अब लेखक कहते हैं कि प्राइमरी से ऊपर पढ़ने के लिए विद्यालय जो था वह गांव से 4 मील दूर था, और उसमें 2 मील तो चढ़ाई थी, ऊंची पहाड़ी थी, उस पर चढ़ना पड़ता था। और उस चढ़ाई के बाद बरसात के मौसम में ये गड़बड़ हो जाती थी कि रास्ते में जो नदी पड़ती थी उसका जल स्तर बढ़ जाता था, तो उसको पार करना काफ़ी कठिन था। तो भी वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मादा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते रहते। अब लेखक यहाँ कह रहे हैं कि हालांकि समस्या तो बहुत थी विद्यालय में पढ़ने जाने की, गांव से 4 मील दूर, लेकिन इन तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी पिता ने अपने पुत्र मोहन का नामांकन उस दूर के विद्यालय में करा दिया जो गांव से 4 मील दूर था। बालक भी पढ़ के जब घर आता थका मादा, चूँकि इतनी दूरी थी 4 मील जाना 4 मील आना, तो कोई भी छोटा बच्चा थक जाएगा। तो जब मोहन घर लौटता तो उसके पिताजी जो थे वो पुराणों से उन छात्रों की कहानियाँ सुनाते थे जिन्होंने बहुत ही कठिनाई में पढ़ाई लिखाई अपनी पूरी की और बड़े होकर सफल व्यक्ति बन पाए, जिससे कि मोहन में भी उत्साह बना रहे। ऐसा न हो कि अचानक वो एक दिन कहने लगे कि इतनी दूर नदियों को पार करके मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए उसका उत्साह बढ़ाने के लिए पिताजी उसे ऐसी कहानियाँ सुनाया करते थे जिससे कि उसका उत्साह बना रहे। विद्या व्यसनी, यहाँ एक शब्द आया है। विद्या का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, और व्यसन का मतलब होता है आदत, यानी वो छात्र जिनको पढ़ाई की आदत है, पढ़ाई की सनक है, जो दिन भर पढ़ाई करते रहते हैं। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया था। अब पिता ने भी देखा कि चलो और मौसम में तो ठीक है, नदी में पानी कम रहता है, पार करने में कोई मुश्किल नहीं, लेकिन बरसात के मौसम में नदी पार करना खतरनाक है। तो यह देखते हुए उन्होंने उनका एक यजमान जो कि नदी के उस पार उसका घर था, वहाँ मोहन के रहने का ठिकाना उन्होंने बना दिया उसी के घर। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पी कर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गांव लौट आता था। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था, तो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। अब लेखक कहते हैं कि फिर मोहन उनके यजमान के यहाँ रहने लगा, खाने पीने लगा, पढ़ने लगा, और जब छुट्टी होती, नदी उतार पे होती, तो वह घर आ जाता था, गांव लौट आता था। लेकिन एक दिन संयोग की बात है कि एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था, यानी नदी में ज़्यादा पानी नहीं था, और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर रहा था, यानी नदी को पार कर रहा था, तो क्या हुआ, अचानक पहाड़ी पे दूसरी ओर वर्षा हुई
और भारी वर्षा होने के कारण नदी का पानी अचानक बढ़ गया। तो पहले नदी की धारा में झाड़ झंखाड़ और पात पतेल आने शुरू हुए तो अनुभवी घसियारों ने तेज़ी से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुँचते न पहुँचते मटमैले पानी का रेला उन तक आ ही पहुँचा। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुँचने में सफल हो सके। इस घटना के बाद बंसीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। यानी एक बार नदी पार करते समय, हालांकि जब वो नदी पार करने को हुए तो जल स्तर सामान्य था, लेकिन पहाड़ी पर भारी वर्षा हुई और अचानक नदी का जल स्तर बढ़ गया। और चूँकि नदियों के पानी में झाड़ झंकाड़ खूब आता है तो उसमें तैरना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हालांकि घसियारे और ये मोहन दोनों ने बहुत तेज़ी से नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन किनारे आते आते नदी का पानी बढ़ चुका था। तो किसी तरह वो लोग नदी पार करने में सफल हो गए, लेकिन एक पिता का हृदय इस घटना से घबरा गया। अब वो बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित हो गए कि आगे क्या होगा। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बिरादरी का ही यानी उनके जाति का ही कोई युवक था जिसका नाम रमेश था, जो कि लखनऊ में रहता था। वो छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की। तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दें। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। अब ये जो सज्जन रमेश है, इनसे वंशीधर की बात होने लगी, जो कि मोहन के पिता हैं। बातों बातों में ही पिता ने चिंता प्रकट की कि उसको पढ़ाई लिखाई की बड़ी तकलीफ़ है। तो रमेश ने भी अपनी पूरी सहानुभूति दिखाई और उन्हें यह सुझाव दिया कि वह मोहन को मेरे साथ ही आप क्या कीजिए, लखनऊ भेज दीजिए। जहाँ घर में 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि फ़र्क मोहन के जीवन में पड़ जाएगा, उसकी पढ़ाई में पड़ जाएगा कि अच्छे शहर में चला जाएगा तो अच्छा पढ़ लिख सकेगा।